बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के कंप्लीट चैप्टर को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस वन शॉट के अंदर आपको सारे डाउट्स इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वन शॉट के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्या कर लेंगे, क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। आप एमडी गेट की तैयारी करें, आप ई गेट की तैयारी करें या आप नीट के स्टूडेंट हैं, सारे क्लियरली यहाँ से टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को, क्योंकि हम इसकी हर एक डिटेल, इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। जो कि एमसीक्यूज आते हैं, प्रीवियसली आ चुके हैं, क्या गलतियां हैं, वो सब हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से हैं, बलोचिस्तान से हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं आपका पीएमडीसी। ऐसा कि स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमने बायोलॉजी के 16 चैप्टर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं, और बायोलॉजी कंप्लीटली आप यहाँ से कॉन्सेप्चुअली पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स भी हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए, यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे, पूरे 16 चैप्टर्स हैं, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये चैप्टर उठाए थी केमिस्ट्री का पीएमडीसी, तो ये भी हम आपको बहुत जल्दी ही कंप्लीट करवा देंगे। हमारी यही मेहनत चल रही है कि आपको क्लियर करवा दें। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मैम टीच दुआ की वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो सके। अभी तक अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन लाजमी करें, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, पास पेपर और प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम लोग करते रहेंगे, और लास्ट में हम आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ऐसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है, क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। हमारे अदर अकाउंट्स भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक दुआए ज़हरा, फेसबुक दुआए ज़हरा और इंस्टाग्राम टीच दुआ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्लियरली तरीके से हम स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले जो यहाँ पर हम चैप्टर पढ़े हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे विस्पर थ्योरी, क्योंकि विस्पर थ्योरी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो विस्पर थ्योरी को आप लोगों ने क्लियर तरीके से समझना है, इसके पोस्टुलेट्स को, हर एक चीज को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मी आज बहुत ज्यादा है। विस्पर थ्योरी से इसको पढ़ेंगे। अब आपको विस्पर का मतलब क्या है, यानी कि विस्पर की कोई फॉर्म होगी। एमडी गेट पीएमडीसी वालों ने लिखा है कि इसके पोस्टुलेट्स बताएं, इसकी जो लीनियर शेप है, टेट्राहाइड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, सो सारी शेप्स आप बताएं और इसे क्लियर करवाएं बच्चों को। तो चलें उसे विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी की जो फुल फॉर्म है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी। क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी। बच्चों, यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे वो एटम के वैलेंस शेल और एटम के वैलेंस शेल में होने वाली रिपल्जन, उसकी बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा आसान है, इसमें से सवाल ऐसे मस्त बनते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जब हम क्लियर करते जाएंगे तो आप लोगों को पता लगता जाएगा। अब याद रखिएगा, इन दोनों के साइंटिस्ट के नाम एमडी गेट के अंदर 4-5 बार आ चुके हैं। 2021 का पास पेपर देख लें, 2018 का देख लें, उसके अंदर इस पूछा जा रहा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी किसने डिस्कवर की। याद रखिएगा बच्चे, पहले मैं यही लिख देती हूँ, इस साल भी आ सकता है यहाँ पर सेडविक ने की एंड पोविल ने की। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को क्या किया, डिस्कवर किया। इन दोनों ने बहुत बड़ा काम किया स्टूडेंट। और ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, विस्पर थ्योरी कहते हैं। इसको ध्यान से सुनेगा। इस थ्योरी में इन्होंने बताया शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जो मॉलिक्यूल्स की शेप है उसको इन्होंने क्या किया, डिटरमाइन किया। डिटरमाइन कैसे किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के दो पेयर्स, दो जोड़ों की रिपल्जन करवाई। और रिपल्जन कैसे करवाई, सेंट्रल एटम ऑफ यानी कि जो सेंट्रल वैलेंस शेल है ना, वहां से जो सेंट्रल एटम है वहां पर उन्होंने क्या करवाई, रिपल्जन करवाई। देखें ध्यान से सुने, आपको पता है कि ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के साइड में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, न्यूक्लियस के साइड्स में क्या होते हैं, शेल होता है। बीच में आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन साइड में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर बात की जा रही है
कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, और उन दो पेयर्स में उन साइंटिस्ट ने क्या करवाई, रिपल्जन करवाई। रिपल्जन क्यों करवाई वो मैं आपको सब बताऊंगी, सही, इसमें आप लोगों ने फंसना नहीं है। और रिपल्जन करवाई सराउंडिंग, किसके सराउंडिंग, वैलेंस शेल, जो वैलेंस शेल का मतलब है लास्ट शेल ऑफ एटम, लास्ट शेल ऑफ एटम, लास्ट शेल ऑफ एटम, वैलेंस शेल में उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों में जोड़ों की क्या करवाई, रिपल्जन करवाई। और उन्होंने रिपल्जन करवाई वैलेंस शेल ऑफ एटम, एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के दो जोड़ों की उन्होंने क्या करवाई, रिपल्जन करवाई। और रिपल्जन करवाने से उन्होंने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालना सीखा कि क्या लीनियर शेप है, ट्राइगोनल क्या है। इन्होंने ऐसे की, उन्होंने क्या किया, एक एटम था, उस एटम के उन्होंने वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल ऑफ एटम में उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर की मेरे बच्चे उन्होंने क्या करवाई, रिपल्जन करवाई। इसी को तो मेरे बच्चे फिर उन्होंने निकाली शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्लियरली एमडी गेट में इतनी बार सवालात इनकी आ चुके हैं ये थ्योरी में से, तो ध्यान में रखिएगा, ये तो आपको क्लियर हो गई। इन्होंने इस तरीके से फिर मेन पोस्टुलेट्स है विस्पर थ्योरी के, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो चले इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियरली तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखना है। विस्पर थ्योरी मिटा दिया मैंने तो चले हम दोबारा से लिख लेंगे। तो इतना बताना जरूरी था कि कैसे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल से क्या क्या चीजें हैं, तो सारी आप लोगों को यहाँ पर आज इनका क्या होगा, खुलासा होगा। तो चलें पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। VESP, विस्पर थ्योरी, विस्पर थ्योरी, सही है मेरे बच्चे। तो ध्यान से आप लोगों ने इनके पोस्टुलेट को सुनना है, किसके, जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी, विस्पर। तो यहाँ पर देखिएगा VEPR, सही हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, अब ये जो पोस्टुलेट्स है इसके हम लिखेंगे। सो पहला जो पोस्टुलेट है वो याद रखिएगा, पहला पोस्टुलेट है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम। इनको आपने याद रखना है, जितने भी पोस्टुलेट हैं, आई थिंक टोटल 6 पोस्टुलेट हैं इसके इंपॉर्टेंट। यानी इन्होंने बताया कि दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं जो कि सेंट्रल एटम की सराउंड में होते हैं। वो कौन से दो टाइप्स के जोड़े होते हैं, तो याद रखिएगा, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक मेरे बच्चे क्या होता है, पहले लोन पेयर पढ़ लेते फिर बॉन्ड पेयर को बनते हैं, लोन पेयर। अब इसलिए ध्यान में रखना है कि आप लोगों के पास लोन पेयर क्या होता है। सो बच्चों लोन पेयर एक ऐसा पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, एक ऐसा पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का जो नॉट टेक अ पार्ट ऑफ शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में पार्ट नहीं लेता। ये एक तरह का पेयर्ड होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड होता है, डू नॉट टेक अ पार्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर होता है याद रखिएगा, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेगा। जो कि दो पेयर है ना इलेक्ट्रॉन के, जो कि सेंट्रल एटम के सराउंड में प्रेजेंट है, उसमें जो लोन पेयर है एक ऐसा पेयर है इलेक्ट्रॉन का जो कि शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेगा, वो लोन पेयर है। क्या है वो, लोन पेयर है। सो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेकंड, मेरे को नजर आ रहा है नहीं, थोड़ा इसको सेट आउट कर लेते हैं, क्लियरली नजर आना चाहिए ना मेरे बच्चे, इस वजह से तो पढ़ा रही हूँ कि आपको क्लियरली नजर आना चाहिए, सही है। अब आई थिंक आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, जी हाँ। अब सेकंड आप लोगों के पास है बॉन्ड पेयर।
अब मेरे बच्चे ये बॉन्ड पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है मैम, जल्दी बताएं आप। तो देखें बॉन्ड पेयर, अब बच्चे बॉन्ड पेयर एक ऐसा पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि लोन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं, जो कि शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं। तो ध्यान में आप लोगों ने समझना है ध्यान से कि ये शेयरिंग करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग करते हैं अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये शेयरिंग करते हैं सराउंडिंग अ सेंट्रल एटम। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी आपको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन के जो दो जोड़े होते हैं जो कि एटम के सराउंडिंग में होते हैं, उनमें एक जोड़े का नाम है लोन पेयर, दूसरे का नाम है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होता है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जोड़े में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हिस्सा नहीं लेते, डू नॉट टेक अ पार्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में जो हिस्सा नहीं लेते वो लोन पेयर है। एक हमारे पास है बॉन्ड पेयर जो कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। कोई भी हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे। सो ये चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा जो सेकंड अगर मैं यहाँ पर पोस्टुलेट लिखना चाहूँ तो उसको भी आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। बीइंग सिमिलरली, अगर हम देखें बीइंग सिमिलरली, क्या सिमिलरली कि इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज होती है, बॉन्ड पेयर पर भी सेकंड पोस्टुलेट बताता है एंड लोन पेयर पर भी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। इस वजह से ही ड्यू टू रिपल्जन काजेस, इसमें क्या होती है, रिपल्जन काज होती है। सेकंड पोस्टुलेट काज काजेस, ये जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, इन दोनों के ऊपर क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही जो आप लोगों के पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स कायम होती है, क्योंकि जब चार्जेस सेम होती हैं तो एक दूसरे को रिपेल करती हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई है। सही, इसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ध्यान में रखे, तुम इसे क्या बोलोगे, मैम टीच दो, आप बोलेंगे नहीं। इन दोनों में क्या होगी, रिपल्जन काज होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सही हो गया। सो ये चीज आपने याद रखनी है। थर्ड पोस्टुलेट, देखो नजर आ रहा है, नहीं नहीं नीचे वाला पोस्टुलेट नजर नहीं आएगा, तो चलें स्टूडेंट इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें, मैं जब तक डस्टर ले आती हूँ। तो चले, ये हमने कितने पोस्टुलेट पढ़े, 2 पढ़ लिए, इसको आपने क्लियर भी रखते जाना है। सही है, ये नहीं कि क्लियर ना रखें बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी। ये खुद एमडी गेट वालों ने लिखी है, तो इसमें से सवाल भी माशाल्लाह बनाएंगे, वो बनाएंगे सवाल। सो यहाँ पर आप लोगों ने क्लियरली देखना है। और थर्ड पोस्टुलेट आपको ये बताता है ड्यू टू रिपल्जन, रिपल्जन की वजह से, मैम रिपल्जन की वजह से, रिपल्जन की वजह से क्या होगा, रिपल्जन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो फोर अपार्ट क्या करेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन के जोड़े मूव करेंगे 4 अपार्ट, और ये ओरिएंट करेंगे देमसेल्फ, यानी कि घूमते जाएंगे, और इसी घूमने की वजह से इनमें जो रिपल्जन है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। क्या बोला कि ये जो रिपल्जन है जो कि इलेक्ट्रॉन के जोड़ों में हुई है, अब इस रिपल्जन की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाने की वजह से वो एक दूसरे में ओरिएंट करेंगे, इस वजह से वहां पर रिपल्जन मिनिमाइज हो जाएगी। अब चौथा पोस्टुलेट क्या बोलता है, चौथा पोस्टुलेट आपको क्या बोलता है, तो चौथा पोस्टुलेट आपको बताता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दैट नॉट अ सेम, नॉट सेम अ रिपल्जन, यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है, मानते हैं कि मैम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उनमें रिपल्जन कभी भी सेम नहीं होगी। लोन पेयर में रिपल्जन ज्यादा हो गई और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन कम होगी। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरे बच्चे जो देखें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन सेम नहीं होगी, एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा जो कि मैं भी आपको बताती हूँ। सही,
तो यहाँ पर थर्ड फोर्थ पोस्टुलेट बताता है कि बोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्जन आर नोट सेम order are follows on कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन सेम नहीं होती, बल्कि एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। वो ऑर्डर मैं आप लोगों को बताती हूँ। सही, तो ये वाला ऑर्डर है लोन पेयर एंड लोन पेयर में रिपल्जन क्या होती है, ज्यादा होती है, और लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्जन क्या होती है, कम होती है। एज कंपेयर लोन पेयर रिपल्जन ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन कम होती है। लेकिन इससे भी कम जो रिपल्जन होती है, तो ये इससे ज्यादा, इससे ये क्या है, उससे ज्यादा होगी जो मैं लिखने लगी हूँ। यानी कि ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन किससे ज्यादा होगी, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर से। देखें, सबसे ज्यादा जो रिपल्जन होगी वो लोन पेयर और लोन पेयर में होगी, और लोन पेयर और लोन पेयर से कम जो रिपल्जन होगी वो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में होगी, और इनसे भी कम जो रिपल्जन होगी वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी। ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो देखो आपको नजर आ रहा है नहीं, एक पोस्टुलेट और भी आ सकता है, तो चले उसे लिख लेते हैं। अब जो आप लोगों के पास फिफ्थ पोस्टुलेट है, जरा आंखें यहाँ, दिमाग भी यहाँ, ख्याल वाले को छोड़े, आप मेरी तरफ देखते जाएं। सही है मेरे बच्चे। इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे ही मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगे, फिफ्थ मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही फिफ्थ पोस्टुलेट में कि ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर बनते जाएंगे, मेक होते जाएंगे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट नहीं करते, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट एग्जिस्ट, ये पोस्टुलेट बताता है इंपॉर्टेंट, कि वो तो भाई एग्जिस्ट करते ही नहीं है। सही हो गया, ये हमारे पास इसका फिफ्थ पोस्टुलेट है। हाँ, सिक्स्थ नहीं आ सकता, तो इसको बच्चों मिटाना पड़ेगा। चले मैं सिक्स पोस्टुलेट यहीं पे लिख देती हूँ, है भी छोटा सा। जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो याद रखिएगा, वो डिपेंड करेगी, ऐसे ही नहीं मॉलिक्यूल की शेप बन जाएगी कि भाई देख लो ये टेट्रागोनल बन गया है, ये टेट्राहाइड्रल बन गया है, ये बेंड शेप बन गया है, ये एंगुलर बन गई, क्या ये ऐसे नहीं बन जाएगा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल छट से बता दिया कि भाई ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, ऐसा भाई तुम्हें नहीं कहा जाएगा। ये जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करेगा, किस पर मैम डिपेंड करेगा, कि कितने लोन पेयर मौजूद हैं और उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे बच्चे वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कि कितने लोन पेयर मौजूद हैं, उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर मौजूद है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे 5 बेसिक शेप, तो इसे आप नोट कर लें। तो चलें अब रिमूव कर देते हैं इसे। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बच्चे, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये चीज आपको याद करनी पड़नी, ये पोस्टुलेट को बस आपने समझ लिया हुआ, बस इतना ही तुम्हें करना था और कुछ भी नहीं। प्रोडक्शन ऑफ बेसिक शेप, 5 बेसिक शेप। अब हम प्रोडक्शन करेंगे, विस्पर थ्योरी ने कैसे कैसे बताया प्रोडक्शन ऑफ 5, यहाँ पर ही लिख देती हूँ 5 बेसिक शेप्स ऑफ विस्पर थ्योरी। बेसिक शेप विस्पर थ्योरी। सही हो गया। अब हम प्रोडक्शन करते हैं कि कौन सी 5 बेसिक शेप उसने हमें बताई, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली जो शेप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लीनियर शेप के बारे में।
कि लीनियर शेप किस तरीके से उसने हमें बताई, तो ध्यान में रखिएगा। सेडविक और पोविल ने बताई। सेडविक और पोविल ने लीनियर शेप कैसे बताई किसी भी मॉलिक्यूल्स की बच्चों के, ये फॉर एग्जांपल ए यहाँ पर क्या है, ये सेंट्रल एटम है। क्या है ये यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, एक तरह का फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है। इसे मैं यहाँ पर ए से शो कर देती हूँ। और इसके स्ट्रेंथ्स सराउंड में क्या होंगे, दो बॉन्ड पेयर होंगे। क्या होंगे, दो बॉन्ड पेयर मौजूद होंगे। लीनियर शेप किस तरीके से जो विस्पर थ्योरी ने बताई कि सेंट्रल एटम, एक होगा सेंट्रल एटम, उसके सराउंड में क्या होंगे, दो बॉन्ड पेयर मौजूद होंगे। सही, दो बॉन्ड पेयर। और बताया लीनियर शेप इस वजह से बनेगी क्योंकि दो बॉन्ड पेयर होने की वजह से, सेंट्रल एटम में दो बॉन्ड पेयर होने की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर क्या बन रही है, स्ट्रक्चर लीनियर बन रही है। क्या बन रही है, स्ट्रक्चर लीनियर बन रही है। इस वजह से इसमें जो एंगल है वो है 180 डिग्री। कितना एंगल है, 180 डिग्री। यानी कि ये क्या है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में दो बॉन्ड पेयर्स हैं। ये भी एक बॉन्ड पेयर और ये भी एक क्या है, बॉन्ड पेयर है। और इसके सराउंड में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। सो हमें सेड्रिक एंड पोवेल ने बताया कि जब भी एक सेंट्रल एटम के सराउंड में दो बॉन्ड पेयर होंगे उसमें जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। कैसे उन्होंने डोनेशन की, उसने बताया कि यहाँ पर बनेगा AX2 मॉलिक्यूल्स में, AX2 मॉलिक्यूल्स में ए क्या होगा उसने शो किया, सेंट्रल एटम, और बाकी जो X2 है इसका मतलब टू बॉन्ड पेयर होंगे। और याद रखिएगा, और इसमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। और इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी। अब लीनियर शेप में उसने कुछ एग्जांपल्स बताई, ये याद रखिएगा, इससे बाहर एग्जांपल नहीं होने वाली। तो पहली एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैम कौन सी एग्जांपल आप देने वाली हैं, तो याद रखिएगा, बी से बेरिलियम क्लोराइड उसने बताया, C2H2, C2H2 इथेन के बारे में बताया। सही, उसके बाद उसने एग्जाम्पल इसमें जो दी है वो दी है कार्बन डाइऑक्साइड की, कि इन सब की जो शेप होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। कैसे, अब बेरिलियम क्या है, एक सेंट्रल एटम है, इसके साइड पे स्ट्रेंथ देखिएगा कि इसके साइड में, ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि इसकी शेप कैसे लीनियर है और कैसे एंगल 180 डिग्री बन रहा है। देखें, ये सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इसके साइड में स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या लगे होंगे, दो बॉन्ड पेयर लगे होंगे, एक यहाँ पर बॉन्ड पेयर और एक यहाँ पर बॉन्ड पेयर। इस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्ट्रेंथ लीनियर है। इसमें जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री। सही है। अब उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बीच में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन है। और इसके कार्बन के सराउंड में स्ट्रेंथ क्या है, दो बॉन्ड पेयर मौजूद है। सही, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड पेयर दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा बॉन्ड पेयर क्या बना रहा है, फिर से ऑक्सीजन ही बना रहा है। सही, इस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड की वो लीनियर है और उनमें जो एंगल बनता है 180 डिग्री। हम बच्चों एग्जांपल्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये चैप्टर है ये ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारे पास इथीन, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी बनेगी। सो आप इसे नोट कर सकते हैं कि लीनियर शेप किस तरीके से विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बनी है। सो मैं थोड़ा साइड में हट जाती हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है, अब लीनियर शेप आपको क्लियर हो गई है। सही, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड के बारे में। सो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये शेप सवाल आएंगे कि ये एग्जाम्पल कौन सा, इसमें कौन सी शेप होगी, कैसा है दी जाएगा कि लीनियर शेप में कौन सी एग्जाम्पल्स है। तो अब है हमारे पास ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, प्लेनर
शेप। ये कैसे बनती है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखना है मेरे बच्चे, ध्यान में रखना है। इसमें इसमें जो आप लोगों के पास जो सेंट्रल एटम होता है, ये क्या है, सेंट्रल एटम होता है। इसके सराउंड में, याद रखिएगा, इसके सराउंड में देखिएगा, इसके सराउंड में 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। एक बॉन्ड पेयर ऐसे, सही है, और दूसरा बॉन्ड पेयर कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से होता है। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, कुछ इस तरीके से। और तीसरा जो बॉन्ड पेयर है वो कुछ इस तरीके से होता है। सो ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसे बनती है कि एक सेंट्रल एटम हो और उसके साइड में 3 हमारे पास क्या हो, 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और ट्राइगोनल प्लेनर शेप में जो आपके पास एंगल बनता है, जो आपके पास एंगल बनता है वो कितना बनता है, 120 डिग्री। एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री बनता है। सही है मेरे बच्चे, देख लिया आप लोगों ने, इसे देखिए कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप में एक बॉन्ड पेयर होगा, उसकी सराउंडिंग, और एक सेंट्रल एटम होगा, उसकी सराउंडिंग में 3 आप लोगों के पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है, तो याद रखिएगा, द शेप इज फाउंड, जो शेप यहाँ पर फाउंड हुई है उसमें हमने बताया ए क्या है, सेंट्रल एटम है, और 3 यहाँ पर हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स है। सही, सही मेरे बच्चे। और यहाँ पर इसकी जो शेप है वो बनी है ट्राइगोनल प्लेनर शेप, और इसमें जो एंगल बनेगा याद रखिएगा वो आप लोगों के पास बनेगा 120 डिग्री। सही हो गया। अब इसकी एग्जांपल जो कि मोस्ट पॉपुलर है आप लोगों ने याद रखनी है, ये सवाल भी आता है इसमें से, BF3 बेरिलियम फ्लोराइड, उसके बाद इसकी इथीन आ जाता है, उसके बाद इसकी बेस्ट एग्जांपल है वह एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आ जाता है। सही, सो ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है जो कि हमने प्रोडक्शन करनी है ना, जो उसने 5 शेप्स के बारे में बताया, कैसे बताया, क्या एग्जांपल है, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या करें हैं, क्लियर कर रहे हैं। बच्चों इसकी आप एग्जांपल BH3 भी ले सकते हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सो इसकी एग्जांपल आप BH3 भी ले सकते हैं। सही, अब आपने इसे नोट कर लेना है। मैं थोड़ी सी साइड में हट के पानी पी लेती हूँ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मेरे बच्चे, तो इसको हमने मिटा दिया। अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा यही बच्चों मेन टॉपिक है जो कि मैं आपको इस वजह से पहले पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही यही है। उसके बाद है टेट्राहाइड्रल शेप। थर्ड कौन सी शेप है, टेट्राहाइड्रल शेप। अब मेरे बच्चे ये टेट्राहाइड्रल का क्या मजमुआ है, ये है कौन सी चीज। अब जो टेट्राहाइड्रल शेप है, याद रखिएगा, इस टेट्राहाइड्रल शेप में एक बच्चों मेरे बच्चे एक सेंट्रल एटम होता है। एक क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, ध्यान में रखिएगा। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं यहाँ पर। एक सेंट्रल एटम होता है और उसकी सराउंड में 3 आप लोगों के पास के 3 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, 3 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है, कितने, 3 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, यहाँ पर मैं ड्रॉ बस कर लूं फिर आपको ही समझा रही हूँ। टेट्राहाइड्रल शेप किस तरह की होती है, टेट्राहाइड्रल शेप में एक सेंट्रल एटम होता है और एक सेंट्रल एटम में 3 आप लोगों के पास क्या चार आप लोगों के पास क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों में जो एंगल, इनमें जो एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री बनता है। सही, यहाँ पर भी जो एंगल है वो भी कितना बनेगा, 109.5
डिग्री। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? सो ये चीज आपने याद रखनी है। सो आगे हम चले तो अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पर इसे हम शो करते हैं ए एक्स फोर्स। ए एक्स फोर्स है। ए हमारे पास क्या है? सेंट्रल एटम है। और एक्स फोर क्या है? 4 बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इनमें जो एंगल मेड हो रहा है वो बन रहा है यहाँ पर 109.5 डिग्री। और जो आपके पास शेप प्रोडक्ट हमें मिल रही है वो मिल रही है टेट्राहाइड्रल शेप मैम मिल गई हम लोगों को। मिल गई मेरे बच्चे? मिल गई? देख लें। तो इसे आप नोट कर लें। ये थी थर्ड शेप ऑफ टेट्राहाइड्रल। एग्जाम्पल मैम लिखी नहीं, आप कहाँ जा रही हैं हमें छोड़कर? तो एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन की, यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल, और इथाइन की C2H6। सही है, तो ध्यान में रखिएगा। और अब इसमें एग्जाम्पल है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी ले लें, और यहाँ पर ले सकते हैं सीजियम टेट्राक्लोराइड। तो ये सारी एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल या फिर पूछेगा टेट्राहाइड्रल शेप किसकी है? सीजियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इथाइन की और मीथेन की। एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मीथेन की। ये देखें, सेंट्रल एटम है मीथेन का, और इसके सराउंडिंग में चार हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम, और यहाँ पर। तो ये जो शेप बन गई है वो हमारे पास क्या बन गई है? यहाँ पर एंगल 109.5 डिग्री, यहाँ पर भी 109.5 डिग्री, और जो शेप बनी है वो क्या बन रही है? टेट्राहाइड्रल। नोट कर लें आप लोग, नोट कर लें मेरे बच्चे, नोट कर लें। तो चले आगे चलते हैं। ये पूरी वीडियो 32 मिनट की, 32 से ऊपर हो गई है। बस ये सिर्फ विस्पर थ्योरी से। अभी तो हमने हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़नी है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, आयोनिक कोवेलेंट। बच्चा क्या करेंगे? ये तो इतनी बड़ी, अब तो सिग्नल भी नहीं है जो वीडियो ही अपलोड कर लूं। ट्राइगोनल पैरामिडल शेप, ये फोर्थ शेप है इनकी। इस शेप में स्टूडेंट्स क्या होता है कि बना के देख लेते हैं। एक स्टूडेंट सेंट्रल एटम, मैं थोड़ा सा छोटा ही बना लेती हूँ। एक स्टूडेंट सेंट्रल एटम होता है, देखें ये दिस इज अ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम में याद रखिएगा यहाँ पर एक आप लोगों के पास इनमें क्या होता है? लोन पेयर होता है, और 3 यहाँ पर क्या होते हैं? बोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। 3 क्या होते हैं? बोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, सही स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाए और सीखना भी आ जाए। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि ये एक सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर एक लोन पेयर लगा होगा, लोन पेयर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में, और 3 आप लोगों के पास क्या होंगे? बोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम लिखें कि यहाँ पर AX3, और साथ में E से हम यहाँ पर शो किसको करेंगे? लोन पेयर को, कि A इज अ सेंट्रल एटम। उसके बाद X3 का मतलब है 3 बोन पेयर हैं, इसके बोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, और यहाँ पर एंगल बनेगा 107 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा स्टूडेंट 107 डिग्री, क्या बनेगा? 107 डिग्री बनेगा। सही हो गया? इतना आपने किया। अब शेप लिखने की तो अभी मुझे जरूरत नहीं है, अब सीधा हम यहाँ पर एग्जाम्पल को ही लिख लेते हैं। इसमें BF3 होगा, सॉरी NH3 एंड PH3।
क्लियर है। अब देखें ये क्या है, NH3 अमोनिया है। सो यहाँ पर हम इसकी शेप बना ले, एक नाइट्रोजन है और इसमें एक हमारे पास क्या होता है, इसका ऊपर कुछ इस तरीके से जिसको हेलो आई कर रहा होता है। देखिए मेरे बच्चे, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर और यहाँ पर 3 साइड आप लोगों के क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। सही है। अब एग्जाम्पल भी देख ली, आप बस इसे नोट कर लें। ये फोर्थ शेप है। सही। अब आगे चलते हैं। अब जो फिफ्थ जो शेप है वो है एंगुलर, जिसे आप बैंड शेप भी कहते हैं, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है आपका, रोज पीते भी हैं आप उसे, एंगुलर शेप, और इसे आप बैंड शेप भी कहते हैं। सही। बच्चों ये क्या होगा कि एक सेंट्रल एटम होगा और 2 बॉन्ड पेयर होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, और 2 लोन पेयर होंगे। 2 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें जो एंगल बनेगा, याद रखिएगा, वो बनेगा 104.5 डिग्री। कितना बनेगा, 104.5 डिग्री। सही है। इसमें हमें ये पता चलता है कि AX2 E2, इसमें A क्या है, सेंट्रल एटम है, X2 क्या है आपको पता होगा, ये बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन के। उसके बाद E2 क्या है, 2 लोन पेयर, और पता है एंगल 104.5 डिग्री। इसकी एग्जाम्पल आप, बहुत पुराना रिश्ता है, वाटर है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल, H2S है, ये भी इसकी क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है, क्लियर है। तो इसे आप लोग देख लें। ये देखिए वाटर, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, ये वाटर है और इसके क्या है, साइड में 2 लोन पेयर है और 2 यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर है। सही है। सो इसको आप देख लें। सो अब स्टूडेंट्स इसे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे आगे। सही। सो नोट कर लें। अब हाइब्रिडाइजेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले ना स्टूडेंट्स हम पढ़ लेते हैं छोटे छोटे बीच में से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। राइट। सो पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसे थोड़ा सा देख लें। बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप इसे कहते हैं, ये एक तरह की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने आखिरी शेल जो एटम का है उससे इलेक्ट्रॉन को क्या करना हो, रिमूव करना हो। सो वहां पर जो इस्तेमाल करते हैं जो पोटेंशियल, उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि एक तरह की एनर्जी होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप लिखेंगे कि ये एक तरह की क्या है, मिनिमम अमाउंट होता है एनर्जी का, वो हम तभी इस्तेमाल करते हैं, तभी हमें रिक्वायर्ड होता है, तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें वैलेंस शेल ऑफ एटम में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना हो, रिमूव करना हो। तब हम वहां पर जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, ये एक तरह की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो तभी रिक्वायर्ड होती है जब हम एटम के लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना हो, रिमूव करना हो। सो उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। कैसे, वो चीज हम देख रहे हैं। अगर मैं मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दूं विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी, जैसे मैं यहाँ पर दे रही हूँ हीट एनर्जी, सो मैग्नीशियम में से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर Na में से मैं इसको हीट दूं और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दूं, यहाँ से रिमूव करवा दूं,
तो यहाँ पर जो मैंने एनर्जी दी है वो क्या, इसका इस्तेमाल किया है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें, जो आपका आईपी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है न्यूक्लियर चार्ज के, न्यूक्लियर चार्ज के। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी उतना ज्यादा आपकी आईपी की वैल्यू होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, और जितनी कम न्यूक्लियर चार्ज होगी और उतनी कम आपकी क्या होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। चार्ज जितनी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन की पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा होगी, और एटम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होगी। उसके बाद अगर देखें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शन है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को आपको पता है, आप इसे आयोनिक रेडियस भी कहते हैं। सही। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियस का मतलब है जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आईपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जितने ज्यादा बढ़ेंगे, जितने ज्यादा ही आईपी की वैल्यू होगी उतनी कम नंबर ऑफ शेल्स की वजह से। तो दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब ये पीरियोडिक टेबल का ये टॉपिक है, इन्होंने ट्रेंड्स में से उठाया है, जो कि हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हैं क्लास सेकेंड ईयर के अंदर। सो ट्रेंड्स, अब देखें आईपी की वैल्यू, जब हम पीरियोडिक टेबल से टॉप टू बॉटम जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम कहा जाते हैं, टॉप टू बॉटम। सो टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाने से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इस वैल्यू आर डिक्रीज, उसकी जो वैल्यू होती है आईपी की वैल्यू वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम पीरियोडिक टेबल से ऊपर से कहा आते हैं, नीचे आते हैं तो डिक्रीज होती है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, इस वजह से आईपी की वैल्यू डिक्रीज हो, और इलेक्ट्रॉन को हम मोर इजिली एटम में से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मोर इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आईपी की वैल्यू कम होगी, हम पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हम इजिली क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। क्लियर है। तो दूसरा देखो, दूसरा नजर आएगा नहीं, हाँ दूसरा इजिली आ सकता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में मेरे बच्चे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, तो याद रखिएगा आईपी वैल्यू वहां पर क्या होगी मेरे बच्चे, इंक्रीज होगी, और आईपी वैल्यू जितनी ज्यादा आप लोगों की इंक्रीज होगी आईपी वैल्यू, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, न्यूक्लियर चार्ज होगी, और इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट। सही। और बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप से बॉटम जा रहे थे तो आईपी की वैल्यू कम हो रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी स्टूडेंट क्या होगा, ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, याद रखिएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर एक अल्फाज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर डिक्रीज हो गए। क्लियर है मेरे बच्चे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा टेस्ट के अंदर आती हैं, सो इसे आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है, इसे आप नोट कर सकते हैं। मैं साइड हट जाती हूँ। क्लियर है, तो नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। सो इस टर्म को भी हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट अबाउट मैम यू से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्लियर तरीके से आप लोगों ने समझना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह की एटम के पास पावर होती है। मैम क्या, बॉलवीर के पास पावर होती है, बॉलवीर ड्रामे के अंदर आप बोल रही है एटम के पास भी पावर होती है, तो बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों। देखें, एटम के अंदर भी पावर होती है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है, किसको अट्रैक्ट कर सकता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। उसे ही तो सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, कि पावर ऑफ एटम, एटम की ताकत, एटम की ताकत जो वो अट्रैक्ट कर ले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इट सेल्फ, उसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये एक तरह की क्या होती है, पावर होती है। किसकी पावर होती है, इसके एटम की। जब वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अट्रैक्ट कर लेता है, किसको मैम अट्रैक्ट कर देता है,
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसे तो सिंप्लीफाई इटसेल्फ ऑफ एटम, उसे ही तो सिंप्लीफाई मेरे बच्चे आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्लियर है मेरे बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक तरह की एटम की पावर होती है जब वो अट्रैक्ट कर लेता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से, उसे ही तो सिंप्लीफाई आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ध्यान में रखा कि मेरे बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था। अब आप एग्जाम्पल में थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं H और मैं यहाँ पर बनाऊं Cl, तो बताएं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। क्लोरीन की कितनी होती है? 3.0। तो बताएं कि कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है? तो मैम हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को उतना कम खींचेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन से इजीली जोड़े को क्या कर सकता है? खींच सकता है। आपको पता है, आप फोन याद कर ले, FON सबसे ज्यादा फ्लोरीन की 4.0, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं अब आपको एग्जाम्पल बताऊंगी ना तो आपके कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हो जाएंगे। कैसे मैम? एग्जाम्पल के अंदर मैम आप क्या ही लेंगी? जल्दी बता दे मैम, हमें 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 देर न हो जाएगा ही, आप जल्दी बता दें। बच्चों इसमें एग्जाम्पल आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं क्लियरली तरीके से, कि जो हाईली MCQ जो आता है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव जो एटम है जो कि सवाल आता है इसमें से, वो कौन है? फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। और सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पूछा जाएगा, वो किसकी होती है? पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एटम होता है जो क्या होता है? सीजियम। कितनी होती है? 0.7। इतना क्लियर हो गया? इसको देखो, आपको नजर आ रहा है? नहीं, आज गर्मी ने हद कर दी है मेरे बच्चे, आज तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश कर रहे हो। सही है। अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर आप इसके ना ट्रेंड्स को हलवा कर लें। कैसे मैम? आप खिलाएंगी, आप मुझे खिलाएं। क्या पढ़े मेरे बच्चे? ट्रेंड्स के क्लियरली तरीके से पढ़ना है। सही है। अब क्या है, जब आप पीरियोडिक टेबल से टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, सो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? वही आईपी वाला कॉन्सेप्ट के नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। जब पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख दें मैम, जब पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? क्या होगी? मेरे साथ बढ़ते जाएं। डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि मैम आपने बताया था नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर है? जब तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी वो क्या होगी? मैम इंक्रीज होगी। क्यों मैम इंक्रीज होगी? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मैम क्या ही बात कर रही हैं आप, तो सही बात है। क्लियर है? और वहां पर आप लोगों के नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे? वेरी लो होंगे, और शील्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पर क्या होगा? वेरी लो शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसे आप कॉपी कर लें। मैं साइड रख जाऊं मैम, साइड तो होते मेरी कॉपी करेंगे, आपकी फोटो बनाएंगे क्या? तो चले। सही है, नोट कर लिया? 1 2 3 गो नाउ। तो ये होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुझे यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुम्हारे टेस्ट के अंदर आएंगे,
बस तुमने मेरे साथ टॉपिक को फील करते जाना है। मैं बहुत आसान करके आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट भी बता दूं और हंसी मजाक में टॉपिक भी क्लियर हो जाए, सही। वरना एमडीगेट क्लियर करना कोई किसी के बस की बात थोड़ी है इतनी, ये वैसे ही क्लियर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है याद रखिएगा। ये एक तरह की अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। क्या? एनर्जी की अमाउंट होती है। अब हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, तो एनर्जी हम देते हैं वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, क्योंकि हमने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करवाना है। जब भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करवाना हो, सो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। कैसे? ये भी एक तरह की अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसमें मैम हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को रिलीज भी करवा सकते हैं यहाँ पर और एब्जॉर्ब भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? एब्जॉर्ब भी करवा सकते हैं, रिलीज और एब्जॉर्ब, और एडिट करवा सकते हैं। यहाँ पर इसको एडिट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा सकते हैं इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर, और इसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही हो गया मेरे बच्चे, इसको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक तरह की अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जब आप एनर्जी को रिलीज करवाएं या एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएं, एडिट करवाएं, फिर आप किसको, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के अंदर, उसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्लियर है? और बच्चों याद रखिएगा, इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन मैम यहाँ पर आपने एब्जॉर्ब का भी वर्ड लिख रहा है तो एंडोथर्मिक। हाँ, अगर हमें जरूरत होती है तो हम इसको एंडोथर्मिक भी करवा लेते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। सो इसे आप कह सकते हैं कि ये बोथ थर्मोकेमिकल, यहाँ पर थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि एक्सो भी और एंडो भी। हाँ, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं, याद रखिएगा तब आपने लगाना है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वैसे दोनों भी होते हैं, लेकिन कंडीशन में अगर थर्मो के दोनों आ जाए सो आपको फिर दोनों लगाने पड़ेंगे, पर ज्यादा करेक्ट ये वाला है, क्योंकि कभी कभी हम एब्जॉर्ब करवाते हैं। सही है? सो यहाँ पर अब तुम इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मैम कैसे होगा, ये मैम कैसे होगा। तो चले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? नहीं? जी हाँ, सो क्लियर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि जो आपके पास फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर याद रखिएगा जो 2 और 7 क्या होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 9 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर। सही। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। सही। सो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्रोसेस से ये क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इस फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो याद रखिएगा ये अब स्टेबल हो जाएगा, ये फ्लोरीन आयन बन जाएगा। और प्लस में ये प्रोसेस करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। हमें क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी, कि फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। सो याद रखिएगा -333 किलो जूल पर मोल। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके जो यूनिट्स होते हैं यहाँ तो वो किलो जूल पर मोल होते हैं, कैलोरी भी होते हैं, किलो कैलोरीज भी होते हैं, ये सारे इसके
यूनिट्स होते हैं। क्लियर है? इतना आपको क्लियर हो गया कि अगर तुमने किसी भी वैलेंस शेल देखें, अगर तुमने फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ेगी? -331 किलो जूल पर मोल। और ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस वजह से कहते हैं, जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हो तो हमें उसके अंदर एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। और कितनी हीट देनी पड़ती है? -331 किलो जूल पर मोल। और ये एक तरह का क्या प्रोसेस है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप लोगों को देना चाहूँ, क्यों? क्योंकि पहले इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या थे? वैलेंस शेल के अंदर क्या थे? टोटल 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन थे। अब इसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन वही 9 ही रहेंगे। सही है। अब यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल क्या है? टोटल मैम क्या है? दो मतलब कि टोटल 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, थोड़ा और स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर ये क्या बन जाएगा? ओ आयन बन जाएगा। और प्लस में इसे हीट कितनी देनी पड़ेगी ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए? तो वो भी याद रखिएगा, -41 किलो जूल पर मोल। और ये कौन सा प्रोसेस है? याद रखिएगा, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ज्यादा से ज्यादा जो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। हाँ, कभी हमने क्या करना होता है? इस ऑक्सीजन को और स्टेबल करना होता है। अब देखिए, अब ऑक्सीजन के अंदर पहले कितने थे? 8 प्रोटॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन थे। सही, हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया तो कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 ही यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन है। एक अब ऑक्सीजन चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, सो अब इस ऑक्सीजन में दोबारा से हम क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस करें? नहीं, इसलिए अब हमें हीट को डबल देना पड़ेगा इसको। अब हमें हीट को डबल देना पड़ेगा। सो अब हम हीट को डबल कैसे देंगे? अब हमें हीट को डबल देना पड़ेगा, यानी कि अब माइनस में हम हीट नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा कि ऑक्सीजन -1 को ऑक्सीजन -2 करके स्टेबल करना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें पॉजिटिव में हीट क्या देनी पड़ेगी? और एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस करना होगा। इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, क्योंकि अगर हमें एटम को और स्टेबल करना हो तो ऑक्सीजन बोल रहा है मैं 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, मुझे एक और इलेक्ट्रॉन दो। अब ये क्या करेगा? ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ये चाहता है, ऑक्सीजन चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब ये स्टेबल कैसे होगा? तो याद रखिएगा, देखो जगह है, मैं यहाँ पर आपको ये वाला प्रोसेस भी करवा देती हूँ, तो थोड़ी सी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है। सो जी हाँ, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें क्लियरली तरीके से। अब ऑक्सीजन चाहता है कि मुझे तुम स्टेबल करो, स्टेबल करो। सो ये ऑक्सीजन -1 को लेकर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करवाना है। उसके लिए हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी 814 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। और जैसे ही हम इसको एनर्जी देंगे, ये बन जाएगा ऑक्साइड, O-2 बन जाएगा। और यहाँ पर हमने इसको क्या दिए? हीट दी है। और हीट हमने कहां पर दी? पॉजिटिव में दी है, 840 किलो जूल पर मोल हमने क्या दिए? हीट दिए। और यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस करवाते हैं तो हमें हीट बहुत कम देनी पड़ती है, और जब हम एंडोथर्मिक प्रोसेस करवाते हैं तो हमें हीट ज्यादा देनी पड़ती है। ये ऑक्सीजन के अंदर O-1 के अंदर ऑक्सीजन आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, उसके लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 840 किलो जूल पर मोल तुम्हें इसको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? सो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं बताती हूँ ये हुआ क्या है। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। सो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है, ये हो जाएगा N-1 नाइट्रोजन आयन बन जाएगा, और यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ेगी।
और ये भी जो प्रोसेस होगा ये भी एक एक्सोथर्मिक क्या होगा, प्रोसेस होगा। और इसको भी हीट हमें क्या देनी पड़ेगी, इंथाल्पी नेगेटिव के अंदर देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके अंदर होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके उसके अंदर होगी। यहाँ पर देखें, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन EA1 क्या है, कम है, किससे, EA2 से। और EA2 ज्यादा है, किससे, EA3 से, क्योंकि नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी और जैसे ये पॉजिटिव के अंदर चला जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है इसके हिसाब से वो क्या है, EA1 की ले से, किससे ले से, EA2 से। इसका ऑर्डर ये बन रहा है। और EA2 की ज्यादा है क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, इसकी क्या है, ज्यादा है, इसे EA3 से। तो दिस इज अ ऑर्डर। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे तो बी प्रिपरेशन लेना। क्लियर है, इसे आप नोट कर लें, नोट कर लें स्टूडेंट्स। फायदे वाली चीजें लिखी हैं, कोई उल्टा मुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। सही हो गया, से आई थिंक आपने नोट कर लिया। चले हम स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास बॉन्ड्स के बारे में। तो दो तरह के हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स। कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता है और किस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है, इसको देखें। तो अरे हिल गया स्टेन, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। क्लियर है, हमारे पास क्या बनते हैं, ये दो तरह के हमारे पास क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। दो तरह की फॉर्मेशन होती है, टू टाइप्स होते हैं हमारे पास इसके कोवलेंट्स बॉन्ड्स के। दो टाइप्स होते हैं, एक जो आप लोगों के पास होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा आप लोगों के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। दिस इज अ पाई बॉन्ड। तो ये तो दो तरह के आप लोगों के पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। अब पहले आप लिख लें, सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब, याद रखिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा जब हम बॉन्ड को फॉर्म करवाएं, सिग्मा बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब हम ओवरलैपिंग करवाएं। ओवरलैपिंग कैसे, मतलब कि दो चीजों को आपस में मिलाएं, उनकी क्या करवाएं, ओवरलैपिंग करवाएं। तो जैसे ही सिग्मा बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब हम ओवरलैपिंग करवाएं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाएं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाएं, हाफ, यहाँ पर मैं मिटा देती हूँ, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की आप क्या करवाएं, हाफ फिल ऑर्बिटल्स की जब आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाते हैं तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है, ये देखिएगा, पाई बॉन्ड तभी फॉर्म होता है, ये बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब आप ओवरलैपिंग दो चीजों को ऐसे मिलाएं, या तो आप या ऐसी ओवरलैपिंग जो कि साइड वाइज आप क्या करवाएं, साइड से साइड आप क्या करवाएं, ओवरलैपिंग करवाएं एटम्स की, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा पाई बॉन्ड। या आप कैसे, लिटरली का भी मतलब क्या है, बीच में ओवरलैपिंग करवाना, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। सही, इसकी सिंबल होती है कुछ इस तरीके से और इसकी जो सिंबल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जो आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड है, हम थोड़ी इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, इसकी सिग्मा बॉन्ड की। हेड टू हेड की वजह से हमारे पास तीन तरह की ओवरलैपिंग सामने आती है सिग्मा बॉन्ड की। कितनी तरह की ओवरलैपिंग सामने आती है, तीन तरह की ओवरलैपिंग सामने आती है। एक आती है
एस एस ओवरलैपिंग, एक आती है सिग्मा बॉन्ड में एस पी ओवरलैपिंग, और एक सिग्मा बॉन्ड में आप लोगों के पास आती है पी पी ओवरलैपिंग। तो तीन तरह की आप लोगों के पास क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। किसके अंदर तीन तरह की ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर। एक एस एस ओवरलैपिंग, एक एस पी ओवरलैपिंग, और तीसरी आप लोगों के पास क्या होती है, पी पी ओवरलैपिंग होती है। यानी कि एस एस ओवरलैपिंग की पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, किसको, एस एस ओवरलैपिंग को। अब एस एस ओवरलैपिंग आप लोगों के पास क्या होती है कि जब आप एस एस का मतलब होता है स्पेरिकल, स्पेरिकल कोई भी दो एटम्स लें, उनको आपस में ऐसे कंबाइन करें जिससे उनका हेड से उनका हेड मिलना चाहिए। तो तब एक जो नई फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की, जो नई चीज बनेगी, एक नई चीज बनेगी, वो कैसे बनेगी, जब आपने एस और एस ऑर्बिटल को आपस में मिलाया। मिलाया कैसे मिलाया, हेड टू हेड, तो वो क्या होगी, एस एस ओवरलैपिंग। जब आप एस ऑर्बिटल को और पी ऑर्बिटल को जब आपस में मिलाएंगे हेड टू हेड से, तो वो होगी एस पी ओवरलैपिंग। और एक आप लोगों के पास होती है पी पी ओवरलैपिंग, यानी कि एक पी ऑर्बिटल दूसरा भी पी ऑर्बिटल, इसको भी आपने हेड टू हेड मिलाना है। तो जब हेड टू हेड मिलाएंगे तो वो होगी पी पी ओवरलैपिंग। फिर से पाँव लग गया मेरा, तो यहाँ से देखना है। क्लियर है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर देखें। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल H2 की। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम H2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल की यहाँ पर एग्जाम्पल। एक ये H ऑर्बिटल यानी कि स्फेरिकल है, एक H हम ये ले लेते हैं। ध्यान से देखना है, तो इसको हम ऐड करवाते हैं किसके साथ, दूसरे H के साथ हमने क्या करवाया, इसको ऐड करवाया। सो हमने इन दोनों की ओवरलैपिंग कैसे करवानी है, हेड टू हेड इनकी हमने ओवरलैपिंग करवानी है कि इनका क्या मिलना चाहिए, हेड से हेड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, हेड से हेड मिलना चाहिए। क्लियर है, ये भी हाइड्रोजन एटम और ये भी हाइड्रोजन एटम। तो अब हम कह रहे हैं कि इनके अंदर एस एस ओवरलैपिंग, क्योंकि हमने एस एक H ऑर्बिटल लिया, एक H लिया, H और H मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन किया, कैसे इनकी ओवरलैपिंग करवाई, हमने हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाई। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एस एस ओवरलैपिंग है। क्लियर है, H H को जब हम H एटम को मिलाया और फिर हमने H एटम को मिलाया, तो दो एटम को जैसे ही हमने मिलाया S ऑर्बिटल वालों को, तो हमारे पास H मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, H मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर है मेरे बच्चे, सही है। अब हमारे पास एक ओवरलैपिंग आती है जिसको हम कहते हैं SP ओवरलैपिंग। अब SP ओवरलैपिंग क्या होती है, ध्यान रखिएगा। एक इसके अंदर हम लेते हैं S ऑर्बिटल, यहाँ पर हम ले लेते हैं HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, या इसमें हम ले सकते हैं HCl। सही, ये दो चीजें हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये मैंने S ऑर्बिटल ले लिया। अब यहाँ पर मैं इसी तरीके से P ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ, P ले लेती हूँ। सही, तो एक मैंने लिया S ऑर्बिटल यानी कि H को लिया, और एक मैंने क्या लिया, F को लिया, F। तो F की हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप होती है, डम्बेल कुछ इस तरीके की, ये कुछ डम्बेल स्ट्रक्चर है। सो H और F को जब हम S और P ऑर्बिटल को आपस में मिलाएंगे, इसकी S की स्पेरिकल होती है, P की आपको डम्बेल होती है, फिर हम D की डबल डम्बेल होती है, और F की जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स होती है। सही है, तो मैंने S और P को आपस में मिलाया, और मैंने इनको कैसे मिलाना है, हेड टू हेड। तो ये H ड्रॉ किया, और मैं यहाँ पर अब क्या ड्रॉ करूंगी, P ड्रॉ करूंगी। सही, सो इन दोनों की यहाँ पर क्या हो गई स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग हो गई, H की और F की ओवरलैपिंग हो गई। ये H एटम था और ये F एटम था, इन दोनों की क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, तो हमें एक HF मॉलिक्यूल मिल गया। सही है,
तो ये थी एस एस ओवरलैपिंग, ये थी एस पी ओवरलैपिंग। बाकी हमारे पास बची है पीपी ओवरलैपिंग। वो करने से पहले आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। सही है, यहाँ पर देखिएगा, मिटा लें, मिटा लें, चलें। दो टाइप्स की आप लोगों के पास ओवरलैपिंग थी, 3 तरह की होती है। एक हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग के बारे में आप क्या पढ़ेंगे कि आप दोनों क्या लेने हैं, पी के लेने हैं। तो दोनों पी के लेने के लिए हम यहाँ F2 ले लेते हैं, फ्लोराइड। यहाँ पर देखें, ये भी हम क्या लेंगे, पी लेंगे, बीच में बना लेती हूँ इस तरीके से, डम्बेल शेप ले रहे हैं, ये भी पी यानी कि F फ्लोराइड ले रहे हैं ना, और ये भी हम क्या लेंगे, पी और वाइटल लेंगे। सही। जब दोनों को हम आपस में मिलाएंगे, कैसे इनकी ओवरलैपिंग करवाएंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाएंगे इसकी भी, और इन दोनों की हम करवाएंगे हेड टू हेड, क्या करवाएंगे, ओवरलैपिंग करवाएंगे। सही, ये इनकी क्या हो गई, हेड टू हेड। डायग्राम में मैं थोड़ी हूँ, मुझे इतनी अच्छी नहीं बनानी आती। ये एफ, दोनों आपको एटम को आपस में मिलाया, एक एफ को मिलाया और उसको भी एफ, तो हमारे पास क्या बना, एक क्लोराइड का मॉलिक्यूल। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ये कौन सी है, sp2p ओवरलैपिंग। अब स्टूडेंट पाई बॉन्ड तो ना याद रखिएगा तब फॉर्म होता है जब हम ओवरलैपिंग करवाते हैं, याद रखिएगा साइड टू साइड ओवरलैपिंग करवाते हैं। इसकी कोई टाइप नहीं है हमारे पास, लेकिन इन दोनों में जो सवाल आता है वो देखें, कर लेते हैं कि आप कोई भी ऑक्सीजन का एटम ले लें, ऑक्सीजन का, आपको पता है कि पाई बॉन्ड पी और वाइटल से फॉर्म होता है। सही, तो ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्लस ये हमने फिर ऑक्सीजन 2 ले लिया, इसकी भी शेप क्या होगी, डम्बेल होगी। इन दोनों को जब आपने मिलाया, तो ये कैसे मिलने चाहिए, इनकी जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होनी चाहिए, इस तरीके से। ये दूसरा है, और इसकी भी क्या होनी चाहिए, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो उन दोनों की क्या हो जाएगी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में एटम मिले, ये एटम, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 बन जाएगा। सही, तो इनमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे। ध्यान में रखिएगा। यही चीजें हैं, कोई बड़ी बात तो इसमें है ही नहीं, ओनली एग्जिस्ट है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ही लग रहा है यहाँ पर, और कोई बड़ी बात यहाँ पर हमें दिख नहीं रही। अब ये है कि सवाल आता है स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, पाई बॉन्ड की एंड सिग्मा बॉन्ड की, इनमें से पूछते हैं कि स्ट्रोंगर कौन सा है। तो डिफरेंट देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख देते हैं सिग्मा बॉन्ड, नजर आएगा नहीं, अपने अपने नहीं आ जाएगा थोड़ा थोड़ा नजर। यहाँ पर हम देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पर हम दे देते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा जो बॉन्ड है और जो पाई जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड याद रखिएगा, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, ये फॉर्म होता है हेड टू हेड, और ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग से। लेकिन स्ट्रोंगर, जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर ओवरलैप होते हैं ऑर्बिटल, वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की होती है सिग्मा बॉन्ड में, और इसमें वीकर क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है इसकी ऑर्बिटल की।
सही है, इतना आपने याद रखना है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पर डेंसर होता है, ये चीज याद रखिएगा, अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। सही। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पर क्या होता है, अबव अबव होता है। सही। सो इसे आप नोट कर लें। सो देख लें आप लोग। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होते हैं। सो चलें इसको देखते हैं। हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है, पहले हम वो वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, फासला होता है। डिस्टेंस होता है फासला, कहां से जो फासला होता है बच्चों, न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम, दो एटम के जो न्यूक्लियाई का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, उसे आप बॉन्ड लेंथ। यानी कि ये एक एटम है और ये एक एटम है, इन दोनों के दरमियान न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान में। इसी डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दो एटम के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सही है। इसके बारे में बस आपको यही चीज पता होनी चाहिए कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, यही है ना। बॉन्ड लेंथ इट इज अ डिस्टेंस, ये एक तरह का डिस्टेंस होता है बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम, दो न्यूक्लियाई ऑफ एटम के बीच का जो फासला होता है, उसे सिंप्लीफाई इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और जो बॉन्ड लेंथ है इट इज मेजर्ड, इसे हम मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इसे मेजर करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटली। और ये डिस्टेंस जो होता है बॉन्ड लेंथ का, जो फासला होता है, इज वेरी शॉर्ट, बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। इस वजह से हम इसे मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉन में, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10। यानी कि बॉन्ड लेंथ एक डिस्टेंस होता है टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम, दो एटम के न्यूक्लियाई का क्या होता है, फासला होता है, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और इसे बॉन्ड लेंथ को आप कैसे मेजर करते हैं, आप मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। और ये जो फासला होता है ये बड़ा ही छोटा होता है, बड़ा ही शॉर्ट होता है, इस वजह से हम इसे मेजर किसके अंदर करते हैं, एंगस्ट्रॉन के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसकी हम देख लेते हैं फैक्टर। तो देखिए फैक्टर को देख लेते हैं, मार्कर कहाँ गया, जी हाँ फैक्टर। अब याद रखिएगा इसका जो फैक्टर है जो कि इसे इफेक्ट करता है कि याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ध्यान में आप लोगों ने रखना है, मैं भी आपको बता देती हूँ। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के, जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। सो याद रखिएगा, अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ताकत जो बॉन्ड की है वो तब इंक्रीज होती है जब जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो, कम हो। और जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो स्ट्रेंथ जो होती है बॉन्ड की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है। सो ये आप देख सकते हैं, ये टॉपिक था हमारे पास बॉन्ड लेंथ का। अगर इसकी पॉइंट्स को नोट करना है तो तुम कर सकते हो, गर्मी आज बहुत ज्यादा है तो इसे आप नोट कर लें। सही है। सो यही बातें हैं जो आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में पता होनी चाहिए। अब बॉन्ड एनर्जी तो बहुत ज्यादा सिंपल है, एक तरह का कॉन्सेप्ट
तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। सो बॉन्ड एनर्जी, अब स्टूडेंट बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ये एक तरह की अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब हम ब्रेक करते हैं कोई भी बॉन्ड को। जब हमें बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तब वो जो एनर्जी हम वहां पर लगाते हैं वो आपकी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है ध्यान में रखिएगा, मैं आपको अभी अभी बता देती हूँ, डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी वो है द अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, हमें रिक्वायर्ड होती है 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड एनर्जी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? सो ये था आपकी एनर्जीज। अब बच्चों एटॉमिक रेडियस से एटॉमिक न्यूक्लियर है, ये आप लोगों को सबको पता होगा, प्रीवियसली ये सारे टॉपिक्स पढ़ा चुकी हैं। ये एक तरह के रिटिन वाले थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सो हम इसे स्किप करते हैं क्योंकि ये काम के भी नहीं है आपके। सो इसको आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। बाकी हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। सो इसे अगर डेफिनेशन को स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। मोस्ट पावरफुल टॉपिक ऑफ द एमडीकेट एंड ईकेट टेस्ट। हर टेस्ट के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन को लाजमी देखेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन होती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, एमडीकेट ईकेट की तैयारी करें, हाइब्रिडाइजेशन को आप क्रिस्टल क्लियर यहाँ से करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन करना है इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ के लिए। अदर अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक दुआ ज़ारा, फेसबुक दुआ ज़ारा और इंस्टाग्राम टीच दुआ। तो चले मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करवा दूं यहाँ पर। अब देखें बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन आप उसे कहते हैं जब आप मिक्स करवाएं। किसको मिक्स करवाएं? डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करवाएं। जब आप डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को और वहां पर प्रोड्यूस हो जाए सेम एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी हो और उनकी सेम क्या हो? लेंथ हो। सो उसे सिंपलीफाई हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? हम क्या करें? टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिलाएं और उसमें से प्रोड्यूस हो सेम एंड इक्विवेलेंट ऑर्बिटल और उनकी एनर्जी क्या हो? बिल्कुल सेम हो। उसको आप क्या बोलते हैं? तभी आप क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्लियर है? सो आपने क्या करना है यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट टॉपिक को क्या करना है? करते जाना है, फील करते जाना है। क्लियर है? सो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, मार्कर उठा लो। क्लियर है? सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब आप मिक्सिंग करें, किसकी मिक्सिंग करें? डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और वहां पर मेरे बच्चे प्रोड्यूस हो जाएं। क्या प्रोड्यूस हो जाए? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हो, बराबर हो और सेम ऑर्बिटल वहां पर प्रोड्यूस हो जाए जिनकी शेप, उनकी एनर्जी क्या हो? बिल्कुल सेम हो। उसे सिंप्लीफाई हम लोग क्या बोलते हैं? उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। देखें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों करते हैं हाइब्रिडाइजेशन? जब हमें मिक्स करना हो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को और वहां से प्रोड्यूस होते हैं इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी सेम एनर्जी, उनकी सेम शेप हो, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करवाएंगे? मिक्सिंग करवाएंगे ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल को यहाँ पर मिक्स करवा के देखेंगे। और सेकेंड हम करेंगे हाइब्रिड। कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हुए यहाँ पर?
प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। सवाल आता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। सही है। उसके बाद एस करेक्टर इसमें कितना है, एस करेक्टर, और पी करेक्टर इसमें कितना है। सही है, तो ये ध्यान में आपने रखना है। अब आप लोगों के पास कौन से ऑर्बिटल, एक तो एस ऑर्बिटल होता है, एक तो भाई पी ऑर्बिटल होता है। और एस की शेप मैं आपको बता चुकी हूँ स्पेरिकल होती है, पी की शेप होती है पी ऑर्बिटल। देखिए एटम के अंदर जो सबशेल होते हैं वो 3 होते हैं, 4 होते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी डी एफ, ये इतने सबशेल होते हैं एस पी डी एफ। एस की शेप आपको पता है स्पेरिकल होती है, पी की शेप आप लोगों को पता है डम्बेल होती है, और डी की शेप क्या होती है, डबल डम्बेल होती है, और एफ की शेप आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। सो ये सारी चीजों को आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने आपको बता दी अगर नहीं पता तो। अब देखिए मिक्सिंग ऑर्बिटल, अगर हम 1s को मिक्स करें एंड 3p को अगर हम मिक्स करें तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो नजर आएगा नहीं, अभी तक तो नजर आ जाएगा आप लोगों को। मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर है मेरे बच्चे, यहाँ तक आपको थोड़ा सा नजर आ जाएगा, सो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, यहाँ पर होंगे 4sp3 क्या होंगे ऑर्बिटल यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। अगर हम 1s यहाँ पर आएगा 1s और 3p को आपस में अगर मिले तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, क्या हो जाएगी sp3। और इसके अंदर s करेक्टर कितना होगा, s ऑर्बिटल का करेक्टर कितना होगा, तो वो कितना होगा 25% के s का करेक्टर कम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, लेकिन जो 70 जो p का करेक्टर है, p ऑर्बिटल का करेक्टर है वो ज्यादा होगा। अब अगर यहाँ पर स्टूडेंट हम सेकंड में 1s ले लेते हैं एंड 2p ले लेते हैं अगर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने प्रोड्यूस होंगे, तो 3sp2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या होंगे प्रोड्यूस होंगे। और इसमें से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 टाइप होगी हाइब्रिडाइजेशन की। और इसके अंदर s करेक्टर होगा 33.33%, सही, और इसमें p करेक्टर ज्यादा होगा, कितना होगा 66.66% होगा। सही है। अब अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास 1 हमारे पास s हो एंड 1 ही हमारे पास क्या हो, p हो, तो यहाँ पर होगा 2sp ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन सा प्रोड्यूस होगा, 2sp ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। इसके अंदर 50% ही s का करेक्टर होगा और 50% ही इसका करेक्टर होगा, p का करेक्टर होगा। इसे नोट कर ले, ये बहुत ज्यादा काम की चीजें बताई हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन जब याद रखिएगा मिक्सिंग हो डिफरेंट ऑर्बिटल की, वहां पर प्रोड्यूस हो सेम इन इक्विवेलेंट सेम ऑर्बिटल, तब आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। मिक्सिंग ऑर्बिटल नंबर ऑफ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, एस करेक्टर कौन सा है, पी करेक्टर कौन सा है, तो नोट कर लिया होगा। चले आगे चलते हैं। अब हम स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनको थोड़ा सा ना इसकी एग्जाम्पल को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना, इनमें से सवाल आते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं वो भी थोड़ा मैं आप लोगों को क्लियर करवा देती हूँ। सही है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। सही, सो अब हम देख लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब 1s ऑर्बिटल कंबाइन हो 3p ऑर्बिटल से, वो जो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp
3 क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन मोलिक्यूल का, ये हर जगह सवाल आता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। सही है, तो ये याद रखिएगा। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 4 5 कितना होता है हमारे पास। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1s2 2s2, इसमें 2px 2py और क्या हो जाएगा 2pz। तो बिल्कुल इसी तरीके से, जी हाँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 2 इसको दिए, एक इसको देंगे, एक इसको, और इसको कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर इसका भी कितना है, 6 एटॉमिक नंबर। सही। ये आपने क्या करनी है, देख लेनी है। उसके बाद अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन करें, क्योंकि कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो यहाँ पर हम 1s2, यहाँ पर हम करेंगे 1s2 2s1 2px 2py एंड 2pz। एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 इसको दिए, एक एक एक, तो ये कितने हो गए, 6। सही हो गया। सो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने देख ली, मीथेन की भी और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने देख ली। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देख ली। सो याद रखिएगा, जो sp3 में जो शेप होती है एटम्स की, वो याद रखिएगा होती है टेट्राहाइड्रल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस इनों में जो एंगल बनता है वो मैंने अभी 109.5 डिग्री इनमें क्या बनता है, एंगल बनता है। सही। और यहाँ पर 4SH सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, 4CH यहाँ पर क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सही है, तो ये आपने याद रखनी है। सो इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब लिखने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चों इसकी जो शेप होती है वो याद रखिएगा, वो पायरामिडल ज्योमेट्री भी, पायरामिडियल ज्योमेट्री भी इसके तौर पर भी एक्ट करता है ये अमोनिया। तो टेट्राहाइड्रल भी ज्योमेट्री रखता है और पायरामिडल ज्योमेट्री। इस वजह से इसमें जो एंगल बनता है वो 109.5 से वेरी हो जाता है 107 तक भी। और याद रखिएगा इसकी जो लगा लिया हम लोगों ने, बस यही चीजें थी। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो आपको पता है sp3 है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल H2O की बात करें तो इसके अंदर भी जो आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसकी भी शेप जो है वो टेट्राहाइड्रल से वेरी हो जाती है। आपको पता है वाटर की शेप क्या होती है, बेंट और एंगुलर होती है, लेकिन इसके अंदर भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाती है, sp3 109.5 डिग्री से 104.5 डिग्री हो जाती है। सही है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। आप सिंपल 104 भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। सो ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बातें, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे इससे आगे। ये हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जिसमें याद रखिएगा 1s ऑर्बिटल कंबाइन हो, किससे कंबाइन हो मैम, बता दें आप हमें, बता दें। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कंबाइन हो 2p ऑर्बिटल से, 2p ऑर्बिटल से, वहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जिसमें हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड की, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड की हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। सो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है वो पाई जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो एंगल होता है वो होता है 120। और इसकी जो आप लोगों के पास शेप है वो भी मैंने आपको बताई थी, को प्लेनर, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर इनकी क्या बनती है,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन वालों की ज्योमेट्री। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वालों की ज्योमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल थी। अगर हम यहाँ पर बात करें इथीन की, किसकी बात करें, इथीन की, C2H4, इथीन की अगर बात करें तो इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 एंगल जो होता है वो भी कितना होता है, 120 डिग्री। शेप भी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल कंबाइन होता है 1p ऑर्बिटल से। इस वजह से मैंने बताया था कि इसका जो करेक्टर होता है s का भी 50% होता है और p का भी करेक्टर कितना होता है, 50% होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? सो इसको आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इसमें जो आप लोगों के पास शेप होती है वो लीनियर शेप होती है। एंगल कितना बनता है, आप इससे वाकिफ ही होंगे, 180 डिग्री क्या बनता है, इसके अंदर एंगल बनता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड की, हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है कितनी पाई जाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। सो आई होप आप लोगों को, बस आप लोगों को यही चीजों के बारे में इल्म होना चाहिए जो कि मैंने आपको बता दी है। वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।